नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य शांडिल है। मैं सहायक वन संरक्षक या असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के पद पर मध्य प्रदेश शासन वन विभाग में कार्यरत हूँ। मेरा चयन एमपीपीएससी 2017 की राज्य वन सेवा परीक्षा स्टेट फॉरेस्ट सर्विस में हुआ था, जिसमें मैंने 9th रैंक हासिल की थी। मेरे बैकग्राउंड की बात करें तो मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे दादाजी और मेरे पिताजी दोनों शासकीय सेवा में रहे हैं और मेरी स्कूलिंग प्राथमिक शिक्षा मेरी हिंदी माध्यम से हुई है और 12वीं तक मैंने इंग्लिश माध्यम में स्टेट बोर्ड में ही कंप्लीट किया है। मेरा बचपन से ही सपना था, जैसा कि दादाजी और फादर मेरे शासकीय सेवा में रहे हैं, तो एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनने का ही सपना लेके मैं चला था शुरू से ही। और इसके चलते मैंने अपना 12th के बाद से थोड़ा थोड़ा जीएस पे फोकस करना शुरू कर दिया था। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में बचपन से ही था कि मुझे शासकीय सेवा में जाना है, जिसके लिए मैं प्रयासरत रहा। फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम देने का प्राइम मोटिवेशन मेरी फैमिली बैकग्राउंड से ये रहा है। मेरे छोटे दादाजी रिटायर्ड फॉरेस्ट रेंजर रहे हैं। मेरे ताऊजी भी डिप्टी रेंजर मध्य प्रदेश शासन वन विभाग में रहे हैं। सो मैं तीसरी पीढ़ी के तौर पर इस विभाग में शामिल हुआ हूँ। तो मैंने उनको देखा है, इसलिए मेरा कहीं ना कहीं जुड़ा मध्य प्रदेश शासन। एग्ज़ाम 2017 में जब नोटिफिकेशन एमपीपीएससी का आया था, तब राज्य वन सेवा की भी जगह आई थी। तब मैंने डिसाइड किया था कि मैं इस परीक्षा में शामिल होऊंगा और उसी प्रकार से मैंने अपनी रणनीति बनाई थी। देखिए, फॉरेस्ट सर्विस एक बहुत ही इसको नोबल सर्विस कहा जाता है, जिसमें आप लोक सेवा के साथ साथ वन्य सेवा, वन सेवा, वन्य प्राणी सेवा सब एक साथ करते हैं, जिसमें आपके कई तरह की चीज़ें आपको मिलती हैं। आपको प्रकृति से जुड़ा महसूस होता है और ख़ासकर उन लोगों के लिए जिनको प्रकृति के साथ पास रहना बेहद पसंद है और गवर्नमेंट सर्विस भी वे चाहते हैं, तो इससे अच्छी सेवा हो नहीं सकती। और जैसा कि मैं बात करूँ मध्य प्रदेश में, जहाँ वनों की बहुत बहुलता है, तो इस सेवा का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान मध्य प्रदेश में है, इसलिए ये सेवा मैंने चुनी। एमपी फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम का प्रीलिम्स देने के बाद मैंने अपने मेंस के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बदली, क्योंकि प्री तो एक कॉमन होता है राज्य सेवा के लिए, राज्य वन सेवा के लिए, जैसा यूपीएससी में होता है। सो मेरी स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल थी। मैंने किसी तरह की कोई कोचिंग नहीं ली थी। मेरा केवल केवल एक माध्यम था, इंटरनेट, जिसके ज़रिए मैंने अपने नोट्स तैयार किए। खुद के मैंने अपने हाथ से नोट्स बनाए थे। टॉपिक वाइज टॉपिक मैंने नोट्स बनाए थे। सबसे पहले मैंने अपना सिलेबस डाउनलोड कर लिया था इंटरनेट से, एमपीपीएससी मेंस एग्ज़ाम का। उसके बाद मैंने बिंदुवार नोट्स अपने हाथ से तैयार किए थे, अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग वेबसाइट से। ज़्यादातर मैंने जेन्युइन वेबसाइट्स और मिनिस्ट्रीज़ की वेबसाइट पे ही डेटा कलेक्ट किए थे और उन नोट्स को फिर मैंने एक बार बना के कई बार रिवीजन किया था, जिनमें कई नोट्स के मैंने इनपुट्स अपने स्टैंडर्ड बुक से भी दिए थे। अपने दैनिक दिनचर्या जब मैं तैयारी कर रहा था, उसके बारे में अगर मैं बात करूँ, तो मैंने कभी ये नहीं देखा कि मैं कितने घंटे क्या पढ़ रहा हूँ। मैंने अपने रूटीन को सीधे सीधे एक उसमें डिवाइड कर लिया था कि मुझे इस टॉपिक को आज ख़त्म करना है। सो मैं टॉपिक वाइज टॉपिक अपने डेली वीकली और मंथली शेड्यूल बना के चलता था और मुझे ये रहता था कि मुझे मंथ के एंड तक कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसका 1 से 2 बार रिवीजन में कर लूँ। सो मेरी स्ट्रेटजी खासकर फॉरेस्ट सर्विस के लिए यही रही थी। चूँकि मेरा ऑप्शनल इन्वायरमेंटल साइंस था, तो मेरा ये था कि मुझे 3 महीना मिला था मेंस के लिए, तो मैंने 3 महीने में कम से कम 3 बार मेरा इन्वायरमेंटल साइंस का रिवीजन हो जाए। तो मैं इस स्ट्रेटजी से चला था और साथ ही साथ लेखन अभ्यास, राइटिंग प्रैक्टिस का बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है, क्योंकि यही एक चीज़ है जो आपको बाकी लोगों से आगे ले जा सकती है मेंस एग्ज़ाम में। सो राइटिंग प्रैक्टिस निरंतर चलती रही थी। सो ये मान लीजिए कि 3 महीने में कोई भी ऐसा दिन नहीं था जब मैं लिखता नहीं था। मैंने डेली आर्टिकल्स न्यूज़पेपर से छांट कर कुछ चीज़ें लिखता था, कुछ मॉक पेपर सॉल्व करता था। कई बार तरह तरह की यूनिवर्सिटीज़ के बीए और एमए के इन्वायरमेंटल साइंस के पेपर्स को भी मैंने सॉल्व किए हैं, तो जिससे मुझे राइटिंग प्रैक्टिस में काफ़ी मदद मिली। और एग्ज़ाम का एक प्रेशर जो होता है इनबिल्ट 3 घंटे वाला, तो उस टाइम बाउंड में रहकर मैंने टाइम लिमिट में मैंने एग्ज़ाम को दिया, तो इससे मुझे काफ़ी सहायता मिली। मैं आपको एक रणनीति थोड़ी बताना चाहता हूँ। शुरुआत करता हूँ प्री एग्ज़ाम से, प्रीलिम्स एग्ज़ाम से। सो मध्य प्रदेश प्री एग्ज़ाम एक काफ़ी सिंपल सा एग्ज़ाम है, उसमें ज़्यादा आप उसको वो ना लें। सो सोर्सेज अपने लिमिटेड रखें, मेरा ये मानना है। आपके सोर्सेज ज़्यादा अगर वाइड होंगे, एक्सपांडेड होंगे, तो आप ज़्यादा डिलेमा में और ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे। सो लिमिट योर सोर्सेज, मैं ये कहना चाहूँगा। लेकिन रिवीजन आपका बहुत ज़ोरदार होना चाहिए, रिवीजन में कमी कैसी भी नहीं होनी चाहिए। सो मैंने अपने एमपी के लिए मैंने पुणिका पब्लिकेशन की बुक्स को मैंने रेफ़र किया था और कुछ लोग माहेश्वरी भी करते हैं, तो दोनों ही इक्वली गुड हैं। सो ये 2 बुक्स मैं जानता हूँ, उसके अलावा मैंने एमपी का कुछ और नहीं पढ़ा।
और उसके अलावा जो बेसिक जीएस है, सिंस मैं यूपीएससी तैयारी में भी था तो जीएस मेरी एनसीईआरटी से काफ़ी सही हो गई थी। उसके अलावा जो स्टैंडर्ड्स बुक्स जो हर टॉपर को पता है वही सब बुक्स हैं। उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एमपीपीएससी में ल्यूसेंट का थोड़ा महत्व हो जाता है, तो ल्यूसेंट से काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि सवाल सीधे सीधे आ जाते हैं, तो ल्यूसेंट का रिवीजन विशेष तौर पर महत्वपूर्ण है। और खेलकूद परिदृश्य, जो खेलकूद के जितने भी इवेंट्स हैं, करंट इवेंट्स पिछले 1 या 2 साल के और नेक्स्ट के जहाँ होने वाले हैं, उन इवेंट्स से थोड़ा ध्यान दिया जाना चाहिए। सो इतना कर लेना आई थिंक मेरे हिसाब से एम पी पी एस सी प्री के लिए काफ़ी है। बस अपने सोर्सेज को कम रखें और रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दें। डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स में कहूँ, अगर प्री की मैं बात करूँ तो मुझे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स तो मध्य प्रदेश को याद करने में लगा थोड़ा। कई बार ऐसा होता था कि मैं कई चीज़ें मिसमैच कर देता था कई जगह, तो वो चीज़ें केवल केवल प्रैक्टिस से और एमसीक्यू सॉल्व करके आती हैं। तो बाज़ार में कई तरह के एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, कई पब्लिकेशन के। नो मैटर आप कौन सा लें, क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आपका काम क्वेश्चन करने से। सो बेटर है कि आप क्वेश्चंस बैंक लगाएं। जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं, उस टॉपिक के आप 150 क्वेश्चन लगा लीजिए। सो होता क्या है, जब आप गलती करते हैं, तो वो जब गलती करते हैं ना, तो आप गलती करके आप उसको अनदेखा ना कीजिए। आपने गलती की है तो आप उस क्वेश्चन को देखिए आपने क्यों गलती करी है। कोई भी चीज़ पूछिए, उसका आंसर आपने गलत दिया है, तो जब आप अपना आकलन करेंगे तो वो आप ज़्यादा देर तक उसको याद रख पाएंगे। तो क्वेश्चंस का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो प्री के लिए जितने ज़्यादा हो सकता है आप एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। तो प्री के बाद अपन मेंस में चलते हैं। तो मेंस में जहाँ से कि एमपीपीएससी का फॉर्मेट था, तो दो दो पेपर ऑप्शनल के थे। ऑप्शनल एनवायरमेंटल साइंस था। तो एनवायरमेंटल साइंस की स्ट्रेटजी मेरी सिंपल रही, जैसा मैंने बताया, मेरा मैक्सिमम मेरी तैयारी इंटरनेट से हुई है। उसके बाद भी स्टैंडर्ड बुक्स अगर मैं कहूँ तो मैंने शंकर आईएएस के एनवायरमेंटल साइंस और इराक बारूचा की एनवायरमेंटल साइंस को रेफ़र किया था। इनमें काफ़ी डिटेल्ड और डीप में कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। सो इनकी 1 या 2 रीडिंग लेने से आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। और अभी के जो पैटर्न चल रहा है एमपीपीएससी का, जो कि बदल चुका है, अब मेंस जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, लाइक टिक वाला होता है। सो इसमें अब आपको राइटिंग प्रैक्टिस जैसा कुछ रहा नहीं है, लेकिन फिर भी सोर्सेज से आप भटकिए मत, सोर्सेज वही रहेंगे। बस अंतर ये है कि आपको अब राइटिंग प्रैक्टिस जगह एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है मेंस में। इसके अलावा जनरल स्टडीज़ के लिए वही मैंने बताया, एनसीईआरटीज़, करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर। और अगर एमपी करंट अफेयर पढ़ना है तो दैनिक भास्कर वगैरह रीजनल न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं। जनरल स्टडीज़ के लिए यही सही है, और लूसेंट का आप थोड़ा हेल्प ले सकते हैं। देखिए, ऐसा टाइम आता है जब आप तैयारी करते हैं तो कभी कभी आपको खुद सेल्फ डाउट हो जाता है या डिलेमा हो जाता है, या कभी आप बोर हो जाते हैं। तो ये चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं रहनी चाहिए। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप ऐसा अपने आप को इंगेज रखते रहिए। जैसे कि मैं अपना बताऊं कि मुझे स्केचिंग बहुत पसंद थी, तो कभी कभी ऐसा होता था कि मैं कभी लंबी सिटिंग के बाद अगर मुझे लगता था कि मैं थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए, तो मैं कभी कभी अपना पेंसिल हाथ में लेकर स्केचिंग वगैरह कर किया करता था, या कभी सॉफ्ट म्यूज़िक वगैरह सुनता था। और वो भी अगर नहीं लगता था, तो मेरी पेट है, तो मैं अपने पेट के साथ काफ़ी खेल रहा था। तो उससे क्या है, बहुत जल्दी रिचार्ज हो जाते हैं और आगे पढ़ने में और मन लगता है। तो आपको जो भी चीज़ पसंद है, जो भी आपको पसंद है, कुकिंग, कुछ देर के लिए कोई टीवी प्रोग्राम, कोई छोटा सा वीडियो मोटिवेटिंग, एनीथिंग जैसा आपको पसंद है, बस एक लिमिट समय के लिए, समय की एक सीमा रखें कि मुझे इतने समय तक ये देखना है। जैसे मैं अपना बताऊँ, मैं अपना 2-3 घंटा पढ़ने के बाद करीब 10 से 20 मिनट अपना आराम से यही सब करता था, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी। देखिए, एमपीपीएससी फॉरेस्ट एग्ज़ाम का ये है कि आपकी अप्रोच अगर बहुत सही है तो आप उसको पहली बार में क्रैक कर लेंगे। बस आपको ये करना है, आपको उस चीज़ को समझना है। सो अगर समझना है तो आप इससे बेटर ऑप्शन ये नहीं हो सकता। अगर रिपीट अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना है तो सबसे बेटर ऑप्शन यही रहता है कि आप उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखिए। सो मैंने भी यही किया था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखा था। उससे मैंने आइडिया लगाए थे कि थ्रस्ट एरियाज क्या हैं क्वेश्चन पूछने के, या आप ऐसा मान सकते हैं कि आपने स्ट्रेटजी पकड़ने की कोशिश की कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से ज़्यादा आ सकते हैं। तो उन टॉपिक्स को तो विशेष रूप से आप तैयार कीजिए और अच्छे से तैयार कीजिए, जिससे ये रहे कि आप उन टॉपिक से आपसे कभी वो क्वेश्चन गलत ना हो। तो तैयारी का तो यही रहता है। बाकी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस आप निरंतर बनाए रखिए। जैसा कि मैंने कहा, अब एमसीक्यू हो चुका है, प्री और मेंस दोनों ही हैं, तो आपको प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा करनी है, क्योंकि आप एक भी क्वेश्चन गलत होने का खामियाजा नहीं भुगतना चाहेंगे अपने फाइनल रिजल्ट में। और एक बात और ये मैं कहना चाहूँगा आज की जनरेशन के लिए, जैसा कि इंटरनेट एक बहुत अच्छा साधन है और मेरी तैयारी में इसका विशेष रूप से योगदान रहा है, लेकिन ये
उतने ही मतलब एट द सेम टाइम ये उतना ही भ्रमित भी है, आपको भ्रमित भी कर सकता है। तो इस पे अगर आप टाइम व्यतीत करते हैं तो आप ऐसा इंश्योर कीजिए कि आपका जो टाइम जा रहा है वो एक प्रोडक्टिव यूज़ में आने वाला है। लाइक अगर आप इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं कोई टॉपिक, तो आपकी इंटरनेट सर्फिंग उस टॉपिक से रिलेटेड ही होना चाहिए, क्योंकि आप कहीं बुकमार्क या कुछ भी क्लिक करके वो प्रोसीड करते हैं तो कभी कभी टाइम वेस्ट भी हो जाता है, या कहीं वीडियो आ जाता है, कभी कुछ लिंक आ जाती है, तो उस चीज़ को आप थोड़ा अवॉइड कीजिए। अपना एड ब्लॉकर का ज़्यादा यूज़ करें। और मेरे ख्याल से सर्फिंग करना है तो मैं लैपटॉप बेहतर मानता हूँ सर्फिंग के लिए, इंटरनेट की पढ़ने में ईजी रहता है। तो वो मैटर नहीं करता लैपटॉप या मोबाइल, मैटर ये करता है कि आप जो चीज़ सर्व कर रहे हैं वो रेलिवेंट है कि नहीं आपकी प्रिपरेशन में, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है। और आज के समय में तो बिल्कुल नहीं। 2017 की बात करूँ तब भी कंपटीशन था, लेकिन आज तो बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है 3 साल में। और अगर आप टाइम वेस्ट करें तो ये मान के चलिए कि कोई और उस टाइम को यूटिलाइज कर रहा है, तो वो आपसे अगर उस चीज़ को यूटिलाइज कर रहा है, डेली यूटिलाइज कर रहा है और आप वेस्ट कर रहे हैं, तो वो आगे जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये मन में लेके चलिए कि आप में आग आपकी जो एग्ज़ाम को क्रैक करने की जलती रहनी चाहिए, और पता भी नहीं चलेगा, आपका एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा। जैसा मैंने ये फील किया, मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ। सो इसी के अंदर मैं आपको शुक्रिया और ऑल द बेस्ट कहता हूँ आपके सभी आने वाले जिस भी एग्ज़ाम का आप टारगेट कर रहे हैं उसके लिए। इंटरनेट पे कई सारे मॉड्यूल्स हैं, कई सारे वीडियोस हैं, कई सारे अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उनका बेस्ट यूज़ कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। और आज इंटरनेट हर कोने में है, तो आपको कहीं किसी भी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर सकते हैं और अच्छी रैंक पा सकते हैं। बस आपको एक मोटिवेशन और एक दृढ़ निश्चय लेके चलना है। धन्यवाद।